नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, आज की जो ये वीडियो है ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे होने जा रही है। टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। आप देखते होंगे कि अगर आप किसी भी स्टेट का या कोई भी पेपर आप लोग देते होंगे, वहाँ पे दक्षिण भारत से एक या दो या तीन लगभग तीन क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अगर बात करें उत्तराखंड पीसीएस 2022 में जो पेपर हुआ था, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों क्वेश्चनों का संबंध विजयनगर साम्राज्य से था। आप कोई भी एक पेपर उठा लीजिए, यूपी का, चाहे वो बिहार का, चाहे अपर पीसीएस चाहे लोअर पीसीएस, वहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। तो मैंने सोचा कि एक पूरा कंप्लीट वीडियो विजयनगर साम्राज्य का हम लोग बनाएंगे, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कवर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई, किसने की। उसके बाद इस वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि संगम वंश, सलुक वंश, तुलु वंश और अरुडु, ये 4 वंश इसमें हुआ करते थे। इनके शासकों को हम पढ़ेंगे। प्रत्येक शासक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, उन्हीं शासकों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उनका प्रशासन कैसा विजयनगर साम्राज्य में इनका प्रशासन था। उसके पश्चात सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी राजस्व व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छा टॉपिक है। मुद्रा कैसी थी वहाँ पे, वो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आपने जाना होगा कि विजयनगर साम्राज्य का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। वहाँ के शासकों के संबंध में हो, चाहे वहाँ की आर्थिक स्थिति हो, चाहे वहाँ की सामाजिक स्थिति हो, वहाँ पे स्त्रियों की दशा हो, बहुत महान शासक इस वंश में आए। इसी कारण से विजयनगर साम्राज्य भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रखता है। आइए जानते हैं। तो पहला वंश आता है यहाँ पे संगम वंश। शुरुआत में होता क्या है, कैसे इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। एक वंश था काकतीय राजवंश। आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक महिला शासिका थी जिसका नाम था रुद्रमा देवी। ये वही रुद्रमा देवी है जिसमें उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि रुद्रमा देवी का संबंध किस राजवंश से है। तो राइट आंसर था उसका काकतीय राजवंश। तो इसी काकतीय राजवंश के सामंत थे हरिहर एवं बुक्का। आइए जानते हैं कि ये सामंत होते कौन थे। ये सामंत बेसिकली जो राजा हुआ करते थे, तो राजा जो शासकीय पदों में उच्च व्यक्ति हुआ करते थे, तो उनको कुछ भूमि दान देते थे, सरकारी भूमि, और जिस भूमि पर उसका अधिकार होता था और उस भूमि पर वह राजस्व की प्राप्ति करता था। बस उसको क्या करना होता था कि वहाँ पे अपनी एक विशाल सेना उसको रखनी पड़ती थी। उस सेना का रख रखाव वह व्यक्ति स्वयं करता था जिसको भूमि दान में दे रखी है। जब जब राजा को आवश्यकता पड़ती थी तो राजा उस व्यक्ति से वो सेना की मांग करता था और वह सेना देने के लिए बाध्य होता था। तो ये काकतीय राजवंश में ही वही ये सामंत थे हरिहर एवं बुक्का। आगे क्या होता है कि जब काकतीय राजवंश समाप्त हो जाता है तो काम्पली राज्य में हरिहर एवं बुक्का मंत्री बनते हैं। जो काम्पली राज्य था वहाँ पे ये दोनों भाई मंत्री बनते हैं। आगे एक छोटी सी घटना है कि उत्तर भारत में याद रहे कि उस समय तुगलक वंश चल रहा था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो शासक बनना था वो मोहम्मद बिन तुगलक को बनना था। गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण में अपने भांजे को यहाँ पे नियुक्त कर रखा था, जिनका नाम था बहाउद्दीन गुरशप। बहाउद्दीन गुरशप नहीं चाहते थे कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासक बने। उन्होंने विद्रोह कर दिया। जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता लगा तो वो बहाउद्दीन गुरशप को क्या कर दिया, उन्होंने रौंदने के लिए वहाँ सेना भेज दी। बहाउद्दीन गुरशप को एक राज्य था दक्षिण भारत में, उसका नाम था काम्पली। काम्पली राजा ने बहाउद्दीन गुरशप को शरण दी, जिस कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पली राज्य को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। वहाँ से जो हरिहर एवं बुक्का को पकड़कर दिल्ली ले जाया जाता है, उनसे मुस्लिम धर्म मुस्लिम धर्म उन्होंने वहाँ से अपनाया। आगे जाकर मोहम्मद बिन तुगलक जब दक्षिण भारत में विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना की तरफ से हरिहर एवं बुक्का को भेजते हैं, तो वहाँ हरिहर एवं बुक्का ने अपने जो उनका उनके गुरु थे, गुरु विद्यारण से उन्होंने प्रेरणा ली और वहीं उन्होंने दगा दे दी मोहम्मद बिन तुगलक को और दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दी। उस महान साम्राज्य का नाम था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में पहले जो राजा आए उनका नाम था हरिहर प्रथम। ये दोनों भाई थे, हरिहर एवं बुक्का, है ना। संगम वंश इसलिए पड़ता है कि इनके पिता का नाम संगम था और इन्होंने अपने पिता के नाम पर
संगम वंश रख दिया। हरिहर पहले शासक बनते हैं। उन्होंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। अनेकोंडी में उन्होंने अपनी एक राजधानी बनाई, बाद में विजयनगर में राजधानी बनाई थी। प्रारंभिक इन्होंने राजधानी अनेकोंडी बनाई। होयसल उनका एक प्रतिद्वंदी राजा था, जिनको उन्होंने होयसल राज्य को भी विजयनगर साम्राज्य में मिला दिया। उसके बाद आते हैं बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम कितना महान शासक रहा होगा कि दक्षिण भारत से चीन में उसने अपने राजदूत भेजा। बहमनी साम्राज्य भी विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी साम्राज्य था उस समय, और उस बहमनी साम्राज्य के साथ उनकी लगातार लड़ाई चलती रहती थी। बुक्का प्रथम और बहमनी साम्राज्य की जो युद्ध हुआ, वहाँ पे एक डिसाइड किया गया कि कृष्णा नदी को कृष्णा जो नदी है दक्षिण भारत में, तो कृष्णा नदी को दोनों साम्राज्य की सीमा को मान लिया गया, घोषित कर लिया गया। यानी कि दोनों बहमनी साम्राज्य तथा विजयनगर साम्राज्य की जो सीमा होगी वो कृष्णा नदी होगी। इसके बाद और भी शासक आते हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, उनका था फिरोज शाह बहमनी से संघर्ष। फिरोज शाह बहमनी से संघर्ष में देवराय प्रथम बुरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। उसके युद्ध के बदले उन्हें 10 लाख का हर्जाना तो देना ही पड़ता है। इसके साथ साथ अपनी बेटी का विवाह भी उन्होंने फिरोज शाह बहमनी से कर दिया। एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। जो देवराय प्रथम का महत्वपूर्ण काम था वो था तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण करना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण किया देवराय प्रथम ने, जिससे कि वहाँ के लोगों के लिए खेती के लिए सिंचाई तथा पीने योग्य पानी की समस्या दूर हो गई। आगे आते हैं देवराय। एक महत्वपूर्ण घटना होती है इनके टाइम पर। इटली से निकोलस कोंडी एक यात्री आते हैं, वो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि निकोलस कोंडी किसके दरबार में विजयनगर साम्राज्य आए, तो देवराय प्रथम के दरबार में इटली से निकोलस कोंडी यहाँ की यात्रा करते हैं। इनके दरबार में एक महान लेखक थे जिनका नाम था श्रीनाथ, और इन्हीं श्रीनाथ ने हरविलासम की रचना की थी। अगला जो शासक आते हैं उनका नाम था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय कृष्णदेव राय के बाद इन्हीं का नाम आता है कि जो महान शासकों में से एक थे। इनकी उपाधियों से पता चलता है कि इन्होंने क्या कार्य किए होंगे। इनकी जनता इनको इमाडी देवराय के नाम से पुकारती थी, प्रौढ़ देवराय के नाम से पुकारती थी, प्रौढ़ देवराय के नाम से, और गज बेटकर यानी हाथियों का शिकारी और महान देवराय, ठीक है, के नाम से इनकी जनता इनको पुकारती थी। देवराय द्वितीय का जो अभिलेख है वो पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलते हैं। इससे पता लगता है कि देवराय द्वितीय ने पूरे के पूरे क्षेत्र को महत्व दिया होगा। आगे चलकर बहमनी साम्राज्य से इनका भी संघर्ष होता रहता है। उससे निपटने के लिए उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को देवराय विजयनगर साम्राज्य यानी अपनी सेना में मिलाना शुरू कर दिया, भर्ती करना शुरू कर दिया। उनके काल में फारसी से एक राजदूत आते हैं, वर्तमान में ईरान में है फारसी, जिनका नाम था अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक का आगमन होता है। अब्दुल रजाक ने कहा है कि विजयनगर जो साम्राज्य था वह संसार का सबसे शानदार नगरों में से एक था। एक और पुर्तगाली जो लेखक है उन्होंने कहा कि श्रीलंका, वर्मा और मलाय से देवराय द्वितीय को कर आता था। देवराय द्वितीय ने संस्कृत के जो 2 ग्रंथ थे उस पर टीका लिखी। एक था महानाटक सुधानिधि और दूसरा था बरदायन का ब्रह्म। एक और शासक आते हैं मल्लिकार्जुन। इनके कार्यकाल में चीनी यात्री आते हैं, उनका नाम था मोहयान। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने इसलिए लिखे हैं कि ये एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। आगे क्या होता है, नरसिंह सलुक जो तुलुक, सबसे पहले जो संगम वंश था, संगम वंश में एक सामंत हुआ करते थे, उनका नाम था नरसिंह सलुक। सामंत की परिभाषा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो सामंत नरसिंह सलुक ने क्या किया, अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया और वहाँ के राजा को समाप्त करके अपने एक नए वंश की स्थापना कर दी। उसका नाम रख दिया सुलुक वंश और विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार हो गया नरसिंह सलुक का। इनके बेटे का नाम था इमादी नरसिंह।
इमादी नरसिंह इनका एक अल्पवयस्क पुत्र था। उनके संरक्षण के लिए उन्होंने नरसा नायक को रखा। नरसा नायक का पुत्र आता है वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने सलुक वंश को ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं दिया और नए वंश की स्थापना कर दी, जिसका नाम था तुलुक वंश। यह वही तुलुक वंश है जिसमें कि महान शासक आए जिनका नाम था कृष्णदेव राय। वीर नरसिंह तुलुक वंश की स्थापना करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में इसके कहा गया द्वितीय बालापहार की संज्ञा दी गई। इनका महान शासक आते हैं कृष्णदेव राय, जो 1509 से 1529 ईस्वी तक कृष्णदेव राय दक्षिण भारत विजयनगर की क्या करते हैं, साम्राज्य का सम्राट बनते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये दौर आ गया है जब मुगल काल में बाबर का आगमन होने जा रहा है ना, 1526 ईस्वी में। तो 1529 ईस्वी तक कृष्णदेव राय शासक बनते हैं। कृष्णदेव राय महान शासकों में दक्षिण भारत के इतिहास के ही नहीं, पूरे भारत में महान शासकों में कृष्णदेव राय का नाम आता है। जब कृष्णदेव राय को गद्दी मिली तो उनके सामने बहुत सारी चुनौती थी। सबसे पहली चुनौती उनकी थी कि सामंत राजाओं का विद्रोह, जो सामंत राजा थे वो विद्रोह करना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे पुर्तगालियों का आगमन हो चुका था 1509 और में यहाँ पे अल्बुकर्क आ चुके थे, तो पुर्तगालियों को भी रोकना था। बीजापुर का तो लगातार संघर्ष चलता रहता था। प्रजा का विश्वास पुनः प्राप्त करना, क्योंकि जो वीर नरसिंह थे ये एक अयोग्य शासक थे। कहते हैं कि जनता इसके टाइम पर बहुत परेशान रही, इसलिए जनता का पुनः विश्वास जीतना उनके लिए। उड़ीसा के गजपति शासक थे, उन्होंने उदयगिरी पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे गजपति शासक के साथ भी उनका क्या था, एक चैलेंज उनके लिए था। सबसे पहले उन्होंने सामंत राजाओं के, अब क्या होता है, कृष्णदेव राय ने सबसे पहले सामंत राजाओं को विद्रोह को दबाया। जो सामंत राजाओं का जो विद्रोह था उसको उन्होंने दबाया। पुर्तगालियों से उन्होंने मित्रता की और विजयनगर से खूब संघर्ष लड़े। प्रजा का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने नई नई नीतियां अपनाई, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा, राज्य में कल्याणकारी योजनाएं लाई। उड़ीसा के गजपति शासक से उदयगिरी को छीना। यहाँ पे उन्होंने उदयगिरी को छीन लिया था और विजयनगर साम्राज्य में मिला दिया था। पुर्तगालियों से किस प्रकार से कृष्णदेव राय ने हैंडल किया, आप देख रहे होंगे कि अल्बुकर्क तब तक पुर्तगाली वायसराय बन के आ गया था। अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क बनते हैं और अल्बुकर्क इतना महान वायसराय था कि उन्होंने बीजापुर से, जो बीजापुर का शासक था आदिल शाह यूसुफ से, उसने गोवा को विजय प्राप्त कर लिया था। ये एग्जाम में आया था कि गोवा को विजय किसने जीता था, तो ये अल्बुकर्क। ये मैं आपको वही फैक्ट आपको यहाँ पे लेके आया हूँ जो क्वेश्चन या तो पूर्व में पूछे गए हैं या फिर जो आगे पूछने की संभावना है। तो अल्बुकर्क ने क्या किया, बीजापुर से तो गोवा छीन लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीजापुर से कृष्णदेव राय की लड़ाई थी वो अब पुर्तगाल और बीजापुर के आपस में लड़ाई होती गई और यहाँ पे एक समस्या इनकी दूर हो गई। अल्बुकर्क आगे जाके अल्बुकर्क ने क्या किया कि फादर लुई को कृष्ण रॉय के दरबार में भेज दिया। ये वही अल्बुकर्क हैं जिन्होंने फादर लुई को कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा। वो इसलिए भेजा कि एक जमोरिन थे कालीकट के तट पर, जो जमोरिन राजा थे जिन्होंने वास्को डी गामा को पहले शरण दी थी। जमोरिन को मनाने के लिए कृष्णदेव राय को कहा कि वो भटकल नामक स्थान पर अल्बुकर्क को कारखाना खोलने के लिए दें। तो इसके लिए फादर लुई को भेजा था कृष्ण रॉय के दरबार में जमोरिन को मनाने के लिए। ठीक है, आगे क्या हुआ कि एक और महत्वपूर्ण बात ये थी कि पुर्तगाली और कृष्णदेव राय के बीच एक संधि होती है जिसमें पुर्तगाली ये डिसाइड करते हैं पुर्तगाली घोड़ों का व्यापार केवल विजयनगर साम्राज्य के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनके साथ भी, पुर्तगालियों के साथ भी कृष्णदेव राय ने अच्छे संबंध रखे। कृष्णदेव राय एक महान शासक ही नहीं बल्कि एक महान विद्वान भी था। उन्होंने एक तेलुगु में एक ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अमुक्तमाल्याद। अमुक्तमाल्याद नामक पुस्तक लिखी। अमुक्तमाल्याद है, मूल रूप से यह राजा के आदर्शों का वर्णन इस पुस्तक में है, जिसमें कि उसके राजनीतिक विचार हैं, जो प्रशासनिक नीति है उसके बारे में उल्लेख किया गया है और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए एक राजा को, इसके बारे में अमुक्तमाल्याद नामक पुस्तक में देव राय ने सारा इसका वर्णन किया है। देव राय की दो और पुस्तक थी जिसका नाम था जामवती कल्याण, ये संस्कृत में है, और उषा परिणय और जामवती कल्याण कृष्णदेव राय की दो अन्य पुस्तकें हैं। ठीक है, इस पुस्तक में
कृष्णदेव रॉय ने लिखा है कि राजा इस पुस्तक में कृष्णदेव रॉय ने लिखा है कि राजा को तालाबों एवं सिंचाई के साधनों का विकास। हाँ बोलो बाबा, क्या बात है, जाओ। साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कितने मुश्किल होता है वीडियो बनाना और कितना मुश्किल होता है बच्चों के साथ पढ़ना, और उसके बावजूद भी इतना अच्छा कंटेंट हम आप लोगों को देते हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। अब तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग ये सब परिस्थिति को देखकर चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पुस्तक में कृष्णदेव रॉय ने लिखा है कि राजा को तालाब सिंचाई के साधनों का विकास एवं अन्य कल्याणकारी कार्यों के द्वारा प्रजा को संतुष्ट रखना चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में इससे आप देख सकते हैं कि कृष्णदेव रॉय प्रजा के प्रति कितने ज़्यादा निष्ठावान थे। इन शब्दों से पता चलता है कि कृष्णदेव रॉय ने प्रजा के लिए कितना काम किया होगा, प्रजा के प्रति कितनी जवाबदेही। ने अपने दरबार में विद्वानों को संरक्षण दिया। उनके दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान एवं कवि निवास करते थे, जिनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। भारतीय इतिहास में एक अष्ट प्रधान की बात आती है, वो अष्ट प्रधान क्या थे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो तेलुगु के जो 8 विद्वान थे उनको अष्ट दिग्गज कहा गया। प्रमुख कवि जो उनके 8 कवियों में से प्रमुख कवि थे, अल्लाह सानी पेड़ाना प्रमुख कवि थे, और उनकी एक पुस्तक है मनुकारिता। एग्जाम में पूछा गया पुस्तक है कि मनुकारिता किसने लिखी, तो मनुकारिता ने। ठीक है, इसीलिए तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कृष्णदेव रॉय के काल में कहा जाता है। उनके काल में 2 प्रमुख यात्री आए थे, एक था पुर्तगाल से, एक का नाम था डोमिंगो पायस और दूसरा का नाम था बारबोसा। ठीक है, डोमिंगो पायस और बारबोसा 2 पुर्तगाली यात्री कृष्णदेव रॉय के दरबार में विजयनगर साम्राज्य में आए थे। बाबर ने बाबरनामा में भी विजयनगर साम्राज्य की प्रशंसा की है। ठीक है, कृष्णदेव रॉय ने 2 महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण किया, एक का नाम हजारा था, दूसरे का नाम विठल स्वामी मंदिर था। हजारा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने किया, तो ये किया था कृष्णदेव रॉय ने। तो आप जान सकते हैं कि कृष्णदेव रॉय ने पहले तो अपने विरोधियों को समाप्त किया, उसके बाद पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध बनाए, बहमनी साम्राज्य को अच्छी खासी चुनौती दी, जनता के लिए अच्छे कार्य किए। आगे आते हैं इस वंश में, उनका नाम था औचित्य देव रॉय। इनके बारे में भी बहुत कुछ नहीं है, बस इतना है कि पुर्तगाल का जो यात्री था नूनिज, वो विजयनगर समय में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति करना। आगे आप देखेंगे कि जो विजयनगर साम्राज्य में नायगार जो व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था में नायकों का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो गया था, उसी नायकों को कंट्रोल करने के लिए महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो आगे इसका वर्णन आएगा। अगला शासक आता है यहाँ पे सदाशिव, बहुत महत्वपूर्ण शासक है सदाशिव। 1542 से 1570 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है ना। कार्यकाल बस आप ध्यान में रखेंगे, याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इनके समय में सदाशिव के टाइम पर ये एक महत्वपूर्ण नाम मात्र के ही शासक थे। इनके समय में वास्तविक सत्ता रामराय के हाथ में थी, वो रामराय उनके मंत्री होता है कि जो विजयनगर साम्राज्य के पड़ोसी जो राज्य हुआ करते थे, जिनका नाम अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर था, इनकी संयुक्त सेना विजयनगर साम्राज्य को निपटाने के लिए संयुक्त लड़ाई करते हैं। और 23 जनवरी 1565 ईस्वी को एक युद्ध होता है जिसका नाम था तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी हम इसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि कौन इसमें शामिल नहीं हुआ था, तो एक राज्य था जिसका नाम था बरार। ठीक है, बरार इसमें शामिल नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट है, तालीकोटे का युद्ध के बाद सदाशिव में कौन थे, यहाँ पे राजा सदाशिव थे, मंत्री रामराय थे। अब याद रखना, यहाँ पे किताबों में दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का अंत नहीं होता है। एक बार फिर से जो ये राज्य थे इनमें आपसी मतभेद होता है, और विजयनगर साम्राज्य एक बार फिर से क्या हो जाता है, उठ के आ जाता है। और एक वहाँ के मंत्री हुआ करते हैं, सदाशिव के टाइम पर एक मंत्री हुआ करते हैं, उनका नाम था
राम राय। और राम राय के भाई, इनका नाम था तिरुमल। तिरुमल ने एक नए वंश की स्थापना कर दी 1570 ईस्वी में, तिरुमल ने, जिसका नाम था आर्विडो वंश। इसके जो शासक थे वेंकट द्वितीय एक प्रमुख शासकों में से थे, और एक अंतिम जो शासक थे विजयनगर साम्राज्य के उनका नाम था श्रीरंग द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक थे श्रीरंग द्वितीय। तो हमने जाना कि विजयनगर साम्राज्य में किन किन शासकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्हीं शासकों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे महत्वपूर्ण हैं। आगे जानते हैं विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन के बारे में। प्रशासन, आप देखते होंगे कि राज सत्तात्मक यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था थी। राजा सर्वोपरि हुआ करता था। राज परिषद सबसे ऊपर थी। उस राज परिषद में कितने महत्वपूर्ण लोग रहते थे, प्रांतों के जो नायक थे, उसके बाद सामंत राजा हुआ करते थे, धर्माचार्य, विद्वान, कवि, संगीत, कला, ये सब महान लोगों का जो एक गुट था। ये पूरा का पूरा जो ये विद्वान लोगों का एक गुट है, शक्तिशाली एवं विद्वान लोगों का गुट, वो राज परिषद में शामिल होते थे। उसके बाद आता था मंत्री परिषद का नंबर। मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता था उसे सभा नायक कहते थे। उनका जो प्रमुख अधिकारी था उसको प्रधानी कहा जाता था। और इस मंत्री परिषद की जहाँ पे बैठक होती थी, उस बैठक को बोलते थे वेंकट विलाप मंडल। उस बैठक स्थल का नाम था वेंकट विलाप मंडल, जो एक क्या था, सभा स्थल था। केंद्रीय सचिवालय यहाँ पे था। प्रशासन में उनका एक महत्वपूर्ण चीज़ थी जो केंद्रीय सचिवालय था, जिसमें दो महत्वपूर्ण व्यक्ति अधिकारी हुआ करते थे। एक का नाम कर्णकम और दूसरा था रायसम। कर्णकम जो अधिकारी था वो लेखा अधिकारी था, और रायसम जो अधिकारी था वो राजा के मौखिक आदेशों को लिखता था। ये उस समय वर्तमान के सचिव के पद के बराबर था, और यहाँ पे ये लेखा अधिकारी के बराबर था। ठीक है, कर्णकम। चलिए आगे चलते हैं। जो प्रांतीय प्रशासन महत्वपूर्ण है विजयनगर साम्राज्य की, जो प्रांतीय प्रशासन था, प्रांत था सबसे बड़ा, जिसे हम वर्तमान में राज्य कहते हैं। प्रांत मंडल में विभाजित था, जिसे हम कमिश्नरी कह सकते हैं। मंडल कोटायम या बलनाडु में विभाजित था, जिसे हम जिला कहते हैं। कोटायम के नीचे आता था नाडु, जिसे तहसील कहते हैं। मेलाग्राम था नाडु के नीचे आता था मेलाग्राम। मेलाग्राम के नीचे आता था स्थल या सीमा, और सीमा के नीचे आता था, सबसे नीचे में था उर क्या था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाडु को हम तहसील मान सकते हैं। 50 गांवों का एक समूह था जिसे मेलाग्राम कहा जाता था। स्थल सीमा कुछ गांवों का समूह था, और उर क्या था, सबसे नीचे ग्राम को उर कहा जाता था। ये थी यहाँ पे प्रांतीय प्रशासन। अब आता है महत्वपूर्ण एक व्यवस्था थी यहाँ पे, नायगार व्यवस्था। ठीक है, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड के किसी पीसीएस का एग्जाम में, लोअर पीसीएस में पूछा गया था शायद, कि नायगार व्यवस्था का संबंध किससे है। तो राइट आंसर था इसका, नायगार व्यवस्था को जानते हैं। यह एक प्रांतीय प्रशासन से संबंधित है, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो राजा के शासक में कुछ राजकीय पदों पर, शासकीय पदों पर कुछ व्यक्ति होते थे। वो सैनिक भी हो सकते थे, असैनिक भी हो सकते थे। राजा उनको कुछ भूमि दान देता था। उस भूमि को अमरम भूमि कहा जाता था। जिसको भूमि दान देते थे उसका काम था कि उस भूमि से राजस्व को वसूलना, और अपने पास एक अच्छी खासी सेना इकट्ठा करके रखता था। जरूरत पड़ने पर उस सेना को राजा के पास भेज देता था, और उसके बाद जब राजा का काम समाप्त हो जाता था, सेना का काम समाप्त हो जाता था, फिर वो सेना, वह व्यक्ति अपने पास रख देता था। यानी कि उस सेना की देखरेख की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की थी। ठीक है, तो केवल और केवल क्या था, राजा फ्री में भूमि दान देते थे, अमरम भूमि दान देते थे। वह व्यक्ति वहाँ पे राजा को क्या देता था, सुरक्षा, जरूरत पड़ने पर सेना प्रोवाइड करवाता था। ठीक है, तो इस व्यवस्था को नायगार व्यवस्था कहा गया। आगे जाकर आप देखेंगे कि जो नायगार व्यवस्था थी, ये विजयनगर साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण बन गई। इसका जो सबसे, क्योंकि इनके पास सेना रखने की आज़ादी मिल गई, और इन्होंने बाद में अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया, और विजयनगर साम्राज्य में सब अपने को स्वतंत्र घोषित करने लगे। इसीलिए नायकों के इस प्रभुत्व को दबाने के लिए महामंडलेश्वर की स्थापना की थी अच्युत देव रॉय ने। ठीक है,
आगे जाते हैं, स्थानीय प्रशासन कैसा था विजयनगर साम्राज्य का। देखो कितना शानदार प्रशासन था कि आज के जो व्यवस्था हम लोग देखते हैं वही व्यवस्था उस समय विजयनगर साम्राज्य में भी थी। स्थानीय प्रशासन में क्या था, ग्राम सभाओं को दीवानी के मुकदमे पर फैसले लेने का अधिकार था। जो दीवानी मुकदमे होते हैं, पैसों राजस्व से संबंधित जो मामले होते हैं, उस पर ग्रामवासी ग्राम सभाएं जो थी वो क्या लेती थी, फैसला ले सकती थी। लेकिन फौजदारी मामलों में उनको फैसले लेने का अधिकार नहीं था, यानी जो मारपीट लड़ाई से संबंधित थी फौजदारी मामले, उन पर ये फैसले नहीं लेती थी। नाडू गांव की एक बड़ी राजनीतिक इकाई थी। अब आता है आयगार व्यवस्था, बहुत महत्वपूर्ण है। आयगार व्यवस्था क्या थी, विजयनगर में ग्रामों को स्वतंत्र इकाई के रूप में माना गया। जो ग्राम थे उनको स्वतंत्र इकाई के रूप में माना गया और इन ग्रामों में राज करने के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को चुना गया। अब ये 12 शासकीय जो व्यक्ति थे इनको चुना गया और ये ग्रामों जो स्वतंत्र इकाई थी इसको चलाते थे, रेगुलेट करते थे। ठीक है, जिनमें से कुछ अधिकारियों का नाम था कर्णिम, जो गांव का प्रधान लिपिक होता था, और एक था तलरी, जिसे पुलिस या पुलिसकर्मी या चौकीदार भी हम लोग तलरी को कह सकते हैं। तो याद रखेंगे इसे कि कर्णिम क्या होते थे, गांव में प्रधान लिपिक था, और तलरी चौकीदार होते थे। ठीक है, आयगार व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, अब इन 12 जो शासकीय व्यक्ति थे जो ग्रामों को रेगुलेट करते थे, इनको चलाते थे, इनको वेतन नहीं दिया जाता था। वेतन के बदले इनको करमुक्त लगान एवं करमुक्त भूमि, कर से मुक्त भूमि इनको दी जाती थी, और जिस भूमि को मान्यम भूमि कहा गया। ठीक है, मान्यम भूमि किसे दी गई थी, मान्यम भूमि दी गई थी जो 12 शासकीय व्यक्ति, आयंगार व्यवस्था के अंतर्गत जो 12 शासकीय व्यक्ति थे उनको मान्यम भूमि दी गई थी। ठीक है, तो ये थी आयंगार। नायगार व्यवस्था प्रांतीय प्रशासन से संबंधित था, जो आयगार व्यवस्था थी वो ग्राम प्रशासन से संबंधित था। जैसे हम आजकल पंचायती राज देखते हैं ना, वही आयगार व्यवस्था उस समय भी मौजूद थी। अब राजस्व व्यवस्था की बात करें, राज्य यहाँ पे कृषि प्रधान देश था। आय के स्रोत वहाँ पे विभिन्न प्रकार के कर थे, जैसे भूमि कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, व्यापारिक कर हो गया, औद्योगिक कर हो गया, ये सारे करों की व्यवस्था वहाँ पे थी। भूमि कर कितना लिया जाता था उस समय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य में भूमि कर उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। आगे देखेंगे हम यहाँ पे मुद्रा व्यवस्था। जो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो सिक्का था यहाँ पे, उसका नाम था वराह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वराह यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध सिक्का था, और यह सिक्का था सोने का। सोने का एक सिक्का था जिसका नाम था वराह। वराह की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि विजयनगर साम्राज्य में जो व्यापार होता था, तो दूसरे राज्यों से, जो दूसरे देशों में जो व्यापार होता था, वहाँ पे ये वराह सिक्का मान्य था। तो बड़ा सोने का एक सिक्का था। सोने के जो छोटे सिक्के थे दो, एक का नाम प्रताप था और एक का नाम फणम था। ये दो सोने के छोटे सिक्के थे। एक चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा गया। अब आते हैं यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। सामाजिक व्यवस्था यहाँ पे दास प्रथा का प्रचलन है। निकोलस कॉन्डी जो यात्री आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ऋण अदा नहीं कर पाता है तो उसे दास बना लिया जाता था। स्त्रियों की दशा यहाँ पे बहुत ही अच्छी थी, सम्मानजनक थी। राजा के राजकीय कार्यों में स्त्रियों की भागीदारिता बहुत ज़्यादा थी। समाज में कन्यादान अगर जो व्यक्ति देता था तो उस विवाह को आदर से विवाह माना जाता था। एक दुखद बात क्या थी यहाँ पे कि सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा का प्रचलन था, और सती प्रथा के प्रचलन में क्या होता था कि जो स्त्री सती होती थी उसे महाप्रयाण कहा जाता था। बारबोसा नुनीज इस सब का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो महासती प्रथा, जो सती होती थी जो महिला, उसको महाप्रयाण कहा गया। उनके राज दरबार में मनोरंजन और समाज में मनोरंजन के भी बहुत सारे साधन थे, जिसमें राज दरबार में मनोरंजन के लिए नाटक का प्रचलन था, और एक शास्त्रीय नृत्य का वहाँ पे क्या होता है, विकास होता है, जिसका नाम है यक्षगान। उत्तराखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 में कि यक्षगान किस साम्राज्य के दौरान यक्षगान का उदय हुआ, तो किसका था, विजयनगर साम्राज्य में यक्षगान का विकास होता है। एक छाया नाटक था जिसका नाम था बूमलाट। बूमलाट एक छाया नाटक था मनोरंजन के लिए, तो ये बूमलाट था। शतरंज एवं पासा यहाँ पे खेला जाता था। तो साथियों, हमने जाना कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में, उनका प्रशासन और महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की। क्वेश्चन आंसर आपके अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब
इस वीडियो का PDF जो हमने ये PDF बना रखा है, इसका आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF ले सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपने वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।